हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं हुवर डैम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया कि हुवर डैम का इतिहास के बारे में, और आज हम आपको हुवर डैम के वो 7 फैक्ट या मिस्ट्री बताने वाले हैं। पार्ट 1 में देखा नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करें और पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। और चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बांध का नाम विवाद का स्रोत था। जी हाँ, बिल्कुल। सर्वेयर ने मूल रूप से बोल्डर कैनियन के बांध का निर्माण करने की सिफारिश की, जिससे बोल्डर कैनियन बांध का परियोजना कहलाने की पहल हुई। यहाँ तक कि जब ब्लैक कैनियन को बाद में नई संरचना के लिए बेहतर स्थान माना गया, तब भी इस बोल्डर का बांध के रूप में जाना जाता रहा। हालांकि 17 सितंबर 1930 को नेवादा में बांध स्थल के एक रेल लाइन पर निर्माण की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक समारोह में अमेरिकी आंतरिक सचिव रे लाइमैन विल्बर ने घोषणा की कि बांध का नाम उनके बॉस यानी राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवर के नाम पर रखा जाएगा, जिसका उद्घाटन 1929 में किया गया था। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा व्हाइट हाउस में हुवर का स्थान लिया गया था, और इंटीरियर के नए सचिव हैरोल्ड आइस्क, जो हुवर के प्रशंसक नहीं थे, ने घोषणा की कि उनकी संरचना को एक बार फिर बोल्डर बांध कहा जाएगा। उस समय तक हर्बर्ट के हुवर नाम के नई अमेरिकियों के लिए नकारात्मक संघों को भी लिया था, जिन्होंने उन्हें ग्रेट डिप्रेशन के लिए दोषी ठहराया था। कोलोसस हुवर डैम एंड द मेकिंग ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी के लेखक माइकल हिल्टीज के अनुसार आने वाले वर्षों में हुवर डैम और बोल्डर डैम का उपयोग एक दूसरे स्थान पर अक्सर स्पीकर के राजनीतिक झुकाव के आधार पर वरीयता का उपयोग किया गया था। अंत में अप्रैल 1947 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक कांग्रेस के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि बांध में हुवर का नाम ही होगा। बांध पर काम करने वाले लोगों के लिए एक पूरा शहर बनाया गया था। 1930 के दशक के शुरुआत में बोल्डर सिटी नेवादा का निर्माण 5000 बांध परियोजना श्रमिकों के लिए किया गया था। शहर निर्माण से पहले कई बेरोजगार पुरुष और उनके परिवार जो बांध स्थल पर जुटे थे, महामंदी बीच रोजगार पाने की उम्मीद में स्क्वैट्स की बस्तियों में रहते थे। बोल्डर सिटी संघ के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित था और इसमें कोई निर्वाचित अधिकारी नहीं था। शहर के यूएस ब्यूरो ऑफ रिकवरेशन यानी बांध परियोजना के लिए जिम्मेदार एजेंसी के एक कर्मचारी द्वारा चलाया जाता था, जिसके पास निवासियों के बेदखल करने का अधिकार था। जैसा कि उन्होंने फिट देखा, स्थानीय नियमों में शराब और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांध के निर्माण को देखने के लिए आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए बोल्डर डैम होटल बनाया गया था। 1930 के दशक में बेटे डेविस से लेकर भविष्य के पॉप प्यास तक की प्रसिद्ध हस्तियों का दौर किया गया। लगभग 30 वर्ष के बाद संघीय सरकार ने बोल्डर सिटी का नियंत्रण छोड़ दिया, जिसे 1960 में शामिल किया गया था। हुवर बांध ने अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय बनाया। कोलोराडो नदी के नुकसान से निर्मित लेक मीड देश का सबसे बड़ा जलाशय लगभग 248 वर्ग मील में फैला है और लगभग 28.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जो रखने में सक्षम है। लेक मीड का निर्माण यानी कहे तो एलवुड मीड के नाम पर यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन का आयोग जब बांध की योजना और निर्माण किया जा रहा था, ने सेंट थॉमस नेवादा के समुदाय में बाढ़ ला दी और इसे एक भूत शहर में बदल दिया। शहर का अंतिम निवासी, जिसे 1865 में मॉर्मन अद्रगो द्वारा बसाया गया था, जो 1938 में अपने घर से दूर चला गया। आज जलाशय नेवादा, एरिजोना और कैलिफोर्निया और मैक्सिको में खेतों में व्यवसाय और लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति करता है। झील, मिल्क और नौका विहार मछली पकड़ने और तैराकी के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। अमेरिका का पहला राष्ट्रीय मनोरंजन क्षेत्र 1964 में वहां स्थापित किया गया था। आज सूखे परिणाम स्वरूप कोलोराडो नदी बेसिन ने पिछले 1.5 दशक से अनुभव किया है। लेक मीड अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया है, क्योंकि यह पहली बार 1930 के दशक में भरा गया था। कंक्रीट में किसी को भी जिंदा नहीं दफनाया गया था। एक कंपनी के लिए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अकेले निपटने के लिए बांध बनाना बहुत महंगा था। इसके लिए निर्माण फर्मों से एक समूह ने एक साथ बैंड किया और 6 कंपनियों के नाम का उपयोग करते हुए परियोजना के लिए 48.8 मिलियन डॉलर की विजेता बोली प्रस्तुत। उस समय का यह था
कि संघीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया सबसे बड़ा अनुबंध था। बांध पर कुल 21,000 पुरुषों का काम किया और हर दिन औसतन 3500 यानी जून 1934 के दैनिक आंकड़ा से 52,000 से अधिक हो गया। जब काम पर रखने की बात आई तो ठेकेदारों को स्पेनिश अमेरिकन युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों को वीर्यता देनी थी। 6 कंपनियों का अनुबंध रखा गया था। मंगोलियाई यानी चीनी श्रमिकों को काम पर रखने की प्रतिबंध है और जबकि सरकारी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने में मदद करने का वचन दिया कि परियोजना पर अफ्रीकी और अमेरिकियों को नियोजित किया जाएगा। काम पर रखे गए अश्वेत श्रमिकों की वास्तविक मात्रा नगण्य साबित हुई। बांध के निर्माण की तैयारी में रस्सियों से निलंबित होने पर जैक हैमर और डायनामाइट के साथ घाटी की दीवारों से ढीली चट्टानों को हटाने के लिए जिम्मेदार मूल अमेरिकन को एक छोटी संख्या को उच्च स्केलर के रूप में काम पर रखा गया था। बांध बांधना और खतरनाक काम था जिसके लिए पुरुषों को 50 सेंट से लेकर $1.25 तक प्रति घंटा वेतन दिया जाता था। अधिकारियों के तौर पर इस परियोजना में 96 निर्माण संबंधी जो उनकी मौत हुई थी, जिसके चट्टान गिरने से या किसी को भारी उपकरणों के साथ रन इन जैसे कारणों से। लेकिन कुछ स्रोतों का तर्क ये है कि संख्या अधिक होने की संभावना ज़्यादा है। ब्यूरो के अनुसार लगभग 4.3 मिलियन क्यूबिक गंज कंक्रीट का उपयोग बांध, उसके बिजली संयंत्र और सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए किया गया था, जो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के शहर तक 16 फुट चौड़ी और 8 इंच मोटी सड़कों को पक्का करने के लिए पर्याप्त था। पुनर्ग्रहण का लेकिन लोकप्रिय मिथक के विपरीत बांध के कंक्रीट में कोई श्रमिक जिंदा दफन नहीं किया गया था क्योंकि इसे डाला गया था। यह कभी पृथ्वी का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था। 726.4 फीट ऊंचा हुअर बांध 1930 के दशक में बनाया गया था, जब यह दुनिया का सबसे ऊंचा बांध था। इन दिनों यह अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसे 1968 में उत्तरी कैलिफोर्निया में 770 फुट ऊंचे आरोविल बांध पर पार कर लिया था। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध लियांगस्कान सिचुआन में 1001 फुट ऊंचा जिनपिंग आई बांध है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको अगर इस सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते और तो हुअर डैम का पावर प्लांट 1939 से 1949 तक दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक स्टेशन था। इसकी स्थापित क्षमता 2080 मेगावाट और वर्तमान में नेवादा में घरों और व्यवसाय के लिए सालाना लगभग 4 बिलियन किलोवाट घंटे जल विद्युत बिजली उत्पन्न करता है। एरिजोना और कैलिफोर्निया चीन का 3 गौरसेमेस डैम, जिसने 2003 में बिजली पैदा करना शुरू किया और 9 साल बाद पूरी तरह कार्यरत हो गया, को 22,500 मेगावाट की क्षमता वाला ग्रह का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध माना जाता है। 2014 में 3 गॉर्जेस ने वार्षिक पन बिजली उत्पादन के वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे 98.8 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा हुई। अमेरिका में सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक वाशिंगटन राज्य का ग्रेट कॉली डैम 1941 में पूरा हुआ। इसकी क्षमता 68,000 मेगावाट और हर साल लगभग 21 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बांध जर्मन बम की साजिश का लक्ष्य था। नवंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका के अधिकारियों को पता चला कि जर्मन एजेंटों ने हुअर डैम पर बमबारी करने की साजिश रची थी, जिससे दक्षिणी कैलिफोर्निया के विमानन निर्माण उद्योगों को बिजली की आपूर्ति में तोड़फोड़ करने के लिए इंटैक्ट टावर पर बम लगाए गए। अमेरिका के अधिकारियों को साजिश के बारे में पता चलने के बाद ब्लैक कैनियन में निजी नौकाओं को प्रतिबंध कर दिया गया था। बांध कर्मचारियों और अंगदों के लिए कड़े नियम बनाए गए थे और कई अन्य सुरक्षा उपायों जैसे कि भौतिक बाधाओं और बढ़ी हुई रोशनी को जगह में रखा गया था। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद शेष युद्ध के लिए बांध को अंगदों के लिए बंद कर दिया गया था और बांध का अपना पुलिस बल था, लेकिन सेना ने बांध की रक्षा में मदद के लिए कुछ कर्मियों को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त सरकार की अधिकारियों ने बांध को हवाई हमले से बचाने के लिए विभिन्न संभावनाओं की जांच की, जैसे कि बड़े पैमाने पर धूम्रपान स्क्रीन या डिकॉय बांध का निर्माण, लेकिन इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था। सितंबर 1945 में हुअर बांध को आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया।
अमेरिका का दूसरे सबसे बड़ा ऊंचा पुल अब बांध के ऊपर से यातायात को फिर से शुरू किया करता है और 1930 के दशक से यूएस रूट के 96 बांध के शीर्ष के साथ साथ चलता रहा था। हालांकि 2 लेन वाला राजमार्ग खतरनाक था और पिछले कुछ वर्ष में यहां तेजी से भीड़ भाड़ वाला हो गया। इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास 2005 में एक बांध बाईपास पुल पर निर्माण शुरू हुआ। 5 साल बाद पूरा हुआ। माइको कैल के पैटरमिन मेमोरियल ब्रिज 1905 की फीट लंबा है और कोलोराडो नदी से लगभग 900 फीट ऊपर जिससे यह बन गया है। तो पश्चिमी गोलमार्ग से सबसे लंबा सिग्नल स्पैन कंक्रीट और ब्रिज की और साथ ही अमेरिका में किसी भी प्रकार का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। $114 मिलियन का नाम जो डोनाल्ड नील माइक ओकेलाघन के एक कोरियाई युद्ध के दिग्गज और 1917 के दशक के दौरान नेवादा को 2 कार्यकाल गवर्नर ऑफ पेंट टिलेमैन के नाम पर रखा गया है। जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आपको हूवर डैम के ये फैक्ट या मिस्ट्री कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी थैंक यू और घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।